दोस्तों ना सोचिए, आज की रात बिल्कुल आम लग रही है। दुनिया अपने अपने कामों में उलझी हुई है। कहीं चुनावों की बहस चल रही है तो कहीं शेयर बाजार की चिंता, कहीं किसी और युद्ध की सुर्खियां चल रही हैं। लेकिन इसी दुनिया में इसी वक्त ईरान के किसी पहाड़ी इलाके के नीचे सैकड़ों मीटर जमीन के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसकी कोई आवाज नहीं है, ना कोई धमाका, और फिर भी उसकी गूंज पूरी दुनिया की राजनीति में सुनाई देती है। यह कोई मिसाइल नहीं है दोस्तों, यह कोई बम नहीं है, और यह सिर्फ और सिर्फ एक सोच है, जिंदा रहने वाली सोच। और ईरान को समझने के लिए सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि यह देश जंग के लिए नहीं बल्कि खुद को दोबारा कमजोर न बनने देने के लिए तैयार हो रहा है। ईरान कोई नया या अचानक उभरा हुआ देश नहीं है। यह वही धरती है जिसे कभी फारस कहा जाता था, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक। जब दुनिया के कई हिस्से अभी कबीलाई जीवन जी रहे थे, तब यह क्षेत्र विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और प्रशासन में अग्रणी था। आधुनिक दुनिया के कई बुनियादी विचार यहीं से निकले। यही इतिहास ईरान को सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक सभ्यतागत पहचान देता है। लेकिन आधुनिक ईरान की कहानी केवल गौरव की नहीं है दोस्तों, यह कहानी टूटन, अपमान और सबक सीखने की भी है। 20वीं सदी के मध्य में जब ईरान ने अपने तेल संसाधनों पर नियंत्रण की बात की, तब उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नया और नैतिकता अक्सर ताकतवर देशों के हितों में अधीन होता है। ईरान की चुनी हुई सरकार को हटाया गया, सत्ता बदली गई और एक सख्त संदेश दे दिया गया, अगर आप कमजोर हैं तो आपके फैसले आपके लिए नहीं होते। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह एक चेतावनी थी। इसी क्षण से ईरान की सामूहिक स्मृति में यह बात बैठ गई कि अपनी सुरक्षा दूसरों पर छोड़ना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए 1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान को एक नया राजनीतिक और वैचारिक चेहरा दिया। व्यवस्था बदली, पश्चिमी दुनिया से टकराव शुरू हुआ और अमेरिका के साथ दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। लेकिन इस टकराव ने ईरान को सुरक्षित नहीं बनाया। लगातार आर्थिक प्रतिबंध, अंतरराष्ट्रीय अलगाव और चारों ओर विदेशी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी ने ईरान को यह एहसास दिलाया कि वह घिरा हुआ है। ईरान का तर्क था कि यह स्थिति उसने खुद नहीं चुनी, यह उस पर थोपी गई है, और यही से उसकी सुरक्षा सोच में निर्णायक बदलाव आया। लेकिन सबसे गहरा और स्थायी जख्म 1980 के दशक में लगा, जब ईरान और इराक के बीच एक विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में इराक ने ईरान के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया, लाखों लोग मारे गए, सैनिक भी और आम नागरिक भी। पूरी दुनिया ने यह सब देखा, लेकिन किसी ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। उस दिन ईरान ने एक कड़वी सच्चाई सीख ली, अंतरराष्ट्रीय समुदाय हमेशा न्याय नहीं करता, वह अक्सर अपने हित देखता है। यही वह क्षण था जब ईरान ने तय किया कि वह दोबारा कभी उस स्थिति में नहीं रहेगा जहां उसकी सुरक्षा किसी और की दया पर निर्भर हो। यह फैसला आक्रामकता का नहीं था, यह आत्मरक्षा का फैसला था। इस आत्मरक्षा की सोच ने ईरान को यह समझाया कि आधुनिक दुनिया में केवल सेना, टैंक या सैनिक पर्याप्त नहीं होते। असली ताकत वही होती है जो दुश्मन को हमला करने से पहले ही सोचने पर मजबूर कर दे। यही से न्यूक्लियर ताकत का विचार ईरान की रणनीति में दाखिल हुआ। यह दुनिया को धमकाने के लिए नहीं दोस्तों, बल्कि दुनिया से खुद को बचाने के लिए था। ईरान ने देखा कि जिन देशों के पास न्यूक्लियर क्षमता है, उनके खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई करने से पहले दुनिया 100 बार सोचती है। यही निवारक शक्ति ईरान को चाहिए थी। शुरुआत में ईरान ने अपने न्यूक्लियर कार्यक्रमों को ऊर्जा, वैज्ञानिक विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता के रूप में पेश किया। विश्वविद्यालयों में न्यूक्लियर विज्ञान को बढ़ावा दिया गया, रिसर्च रिएक्टिव बनाए गए और तकनीकी ढांचा तैयार किया गया। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्रीय हालात बदले, इस तकनीक का सामरिक महत्व भी बढ़ता गया। ईरान ने देखा कि उसके आसपास ऐसे देश हैं जिनके पास या तो न्यूक्लियर हथियार है या वे किसी न्यूक्लियर शक्ति की सुरक्षा छतरी के नीचे हैं। यही से ईरान के भीतर एक सवाल बार बार उठने लगा, अगर न्यूक्लियर हथियार सुरक्षा देते हैं तो कुछ देशों के लिए यह स्वीकार्य क्यों है और दूसरों के लिए अपराध क्यों? इस सवाल का सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल था। पूरी दुनिया जानती थी कि इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन उस पर कभी वैसा अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं बनाया गया जैसा ईरान पर डाला गया। ईरान ने इसे दोहरा मापदंड के रूप में देखा और यही भावना उसकी नीति और कठोर बनाती चली गई।
जैसे जैसे ईरान आगे बढ़ा उस पर आर्थिक प्रतिबंधों की परतें चढ़ती गईं। तेल निर्यात रोका गया, बैंकिंग सिस्टम से बाहर करने की कोशिश की गई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार लगभग ठप कर दिया गया। लेकिन इन प्रतिबंधों ने ईरान को तोड़ा नहीं दोस्तों, उन्होंने उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसकी रणनीतिक सोच को नहीं बदला। उल्टा ईरान और अधिक आत्मनिर्भर बना। न्यूक्लियर कार्यक्रम अब सिर्फ एक तकनीकी परियोजना नहीं रहा, यह राष्ट्रीय सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। अंत तक ईरान इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि न्यूक्लियर ताकत का सबसे बड़ा उपयोग उसका इस्तेमाल करना नहीं बल्कि उसका होना है। यह एक निवारक शक्ति है, डर पैदा करने वाली, ताकि हमला ना हो। इसी सोच ने ईरान की पूरी रणनीति की नींव रखी और दुनिया को इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्या वह सचमुच पागलपन है या फिर डर से जन्मी एक ठंडी लेकिन गणनात्मक रणनीति। दोस्तों, यह स्पष्ट हो चुका था कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम किसी एक फैसला या किसी एक नेता की देन नहीं है। यह दशकों के डर, युद्ध और अंतरराष्ट्रीय व्यवहार से निकली एक रणनीति है। लेकिन जैसे जैसे यह रणनीति आकार लेने लगी, वैसे वैसे एक देश की बेचैनी सबसे ज्यादा साफ दिखाई देने लगी। इजराइल। दोस्तों, इजराइल के लिए यह मुद्दा किसी सामान्य कूटनीति बहस का विषय नहीं था, बल्कि उसके अस्तित्व से जुड़ा सवाल था। उसकी सुरक्षा सोच हमेशा से इस सिद्धांत पर आधारित रही है कि किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह विकसित होने से पहले ही रोक दिया जाए। इसी सोच के तहत इजराइल ने अतीत में निर्णायक सैन्य कदम उठाए थे। 1981 में इराक के औसिराक न्यूक्लियर एक्टिवेटर पर हमला और 2007 में सीरिया के गुप्त न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करना इसी नीति के उदाहरण थे। लेकिन ईरान का मामला बिल्कुल अलग था। ईरान भौगोलिक रूप से बड़ा देश है, उसकी आबादी विशाल है और उसकी न्यूक्लियर सुविधाएं पहाड़ों के भीतर जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे फैली हुई हैं। यह एक या दो हवाई हमलों से पूरे कार्यक्रम को खत्म करना लगभग असंभव था। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध की जगह शैडो वॉर यानी छाया युद्ध का रास्ता चुना। इस छाया युद्ध में खुले ऐलान नहीं होते, इसमें साइबर हमले, रहस्यमय विस्फोट, सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाना और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की लक्षित हत्याएं शामिल रहीं। इन कार्यवाहियों का उद्देश्य ईरान के कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना नहीं बल्कि उसे धीमा करना, महंगा बनाना और मानसिक दबाव में रखना था। यह युद्ध दिखाई देता नहीं था लेकिन लगातार चल रहा था। ईरान भी इस सच्चाई को समझता था और उसने अपने कार्यक्रम को इस तरह डिजाइन किया कि उसे पूरी तरह नष्ट करना किसी भी देश के लिए बेहद कठिन और महंगा हो जाए। इस पूरे समीकरण में यूनाइटेड स्टेट की भूमिका सबसे जटिल रही। अमेरिका एक और इजराइल का सबसे बड़ा सुरक्षा साझेदार है, लेकिन दूसरी ओर वह यह भी जानता है कि ईरान के साथ सीधा युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने ईरान के चारों ओर फैले हुए हैं, लेकिन यही ठिकाने युद्ध की स्थिति में ईरान के जवाबी हमलों का पहला निशाना भी बन सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने भी लंबे समय तक सीधे हमले की बजाय आर्थिक दबाव, कूटनीति और प्रतिबंधों पर भरोसा किया। लेकिन ईरान को वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से बाहर करने की कोशिश की गई, तेल निर्यात पर रोक लगाई गई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार लगभग ठप कर दिया गया। उद्देश्य साफ था, ईरान को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि वह अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की क्षमता ही खो दे। लेकिन यहां अमेरिका को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। ईरान टूटा नहीं, प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को जरूर चोट पहुंचाई, लेकिन उसकी रणनीतिक सोच नहीं बदली। उल्टा ईरान ने इन दबावों के बीच अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता और मजबूत कर ली। यही तनाव 2025 तक उस मोड़ पर पहुंच गया जहां आशंका और कार्रवाई के बीच की एक रेखा धुंधली हो गई। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया कि ट्रंप ने अपने बयान में यह कहा कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फान को निशाना बनाया है। उनके अनुसार यह हमला बेहद सफल रहा और अमेरिकी विमान सुरक्षित लौट आए। यह बयान पूरी दुनिया में सनसनी की तरह फैल गया। पहली बार खुले तौर पर यह कहा गया कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ढांचे पर सीधी सैन्य कार्रवाई की गई।
ट्रंप प्रशासन के अनुसार इस कार्रवाई का मकसद साफ था, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रामों को झटका देना, यूरेनियम एनरिचमेंट की गति तोड़ना और यह संदेश देना कि अमेरिका ईरान को एटम बॉम्ब तक पहुंचने नहीं देगा। फोर्डो जैसी गहरी भूमिगत साइट को इसलिए चुना गया क्योंकि उसे ईरान के कार्यक्रम का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना जाता था। नतंज और इस्फहान को उसकी तकनीकी रीढ़ समझता था। ट्रंप के शब्दों में यह ऐसा ऑपरेशन था जिसे दुनिया की कोई और सेना अंजाम नहीं दे सकती थी। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ। न्यूक्लियर विशेषज्ञ और रणनीतिक विश्लेषकों ने तुरंत ध्यान दिलाया कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं है, यह कई हिस्सों में फैला हुआ है, जमीन के नीचे, पहाड़ों के भीतर और अलग अलग स्तरों पर। किसी एक या कुछ हमलों से पूरे कार्यक्रम को खत्म कर देना बेहद मुश्किल है। सबसे अहम बात यह है कि तकनीकी ज्ञान पर बम नहीं गिराया जा सकता। वैज्ञानिक समझ, अनुभव और डिजाइन अब भी ईरान के पास मौजूद है। इसलिए ज्यादातर विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम पीछे तो हो गया है लेकिन मरा नहीं है। हमला ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है, रफ्तार को धीमा कर सकता है, लेकिन इरादे और क्षमता को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है, क्या ईरान के पास अभी पूरा न्यूक्लियर बम है या वह केवल बम बनाने की क्षमता रखता है? राय बटी हुई है, लेकिन इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं। अगर ईरान चाहे तो भविष्य में वह फिर से उस स्तर तक पहुंच सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं है, यह पूरे वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। न्यूक्लियर हथियारों का असली उपयोग अक्सर उन्हें इस्तेमाल न करने में होता है। वे डर पैदा करते हैं ताकि युद्ध ना हो पाए। ईरान की रणनीति भी इसी निवारक सोच पर टिकी दिखाई देती है। उसका उद्देश्य हमला करना नहीं, बल्कि हमले की कीमत इतनी बढ़ा देना है कि कोई हमला करने की हिम्मत ही ना करे। यह वजह है कि ईरान को केवल एक खतरे के रूप में देखना अधूरा विश्लेषण होगा। यह एक ऐसे देश की कहानी है जिसने बहुत कुछ खोया है और अब दोबारा कमजोर होने का जोखिम नहीं लेना चाहता। अंत में सवाल यह नहीं है कि ईरान सही है या गलत, सवाल यह है क्या दुनिया यह स्वीकार करने के लिए तैयार है कि ताकत का संतुलन बदलता रहता है और कई बार डर भी युद्ध को रोकने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। कभी कभी ताकत का प्रदर्शन जंग के लिए नहीं बल्कि जंग से बचने के लिए किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सेशन, ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर ज्ञानवर्धक लगी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताना। क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं या बना रहा है, या वो अब नहीं बनाएगा क्योंकि उसके न्यूक्लियर वेपन अमेरिका ने खत्म कर दिए हैं? आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे तेवतिया भारत।